my dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to our channel NCERT शिक्षक. I am प्रभावी मिश्रा. पिछली क्लास में हमने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज पढ़ा था. आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आपके बुक में 2 स्टोरीज दी हैं. फर्स्ट स्टोरी अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाली एक गर्ल की है जिसका नेम है माम्बा. तो अब माम्बा भी छोटी है लेकिन फिर भी उसे पानी भरने के लिए सुबह जल्दी उठकर कई किलोमीटर दूर पैदल ही जाना पड़ता है. इसका मतलब है अफ्रीका में वाटर की कमी है ना. और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है. उसकी मम्मी बहुत ही छोटे स्तर पे बकरी पालन करती हैं और वो अपनी मम्मी की भी हेल्प करती है. और उसकी हट के आसपास ही थोड़ा सा रॉकी लैंड है. मीन्स वो इतना ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है. वहाँ उसके फादर बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करके सिर्फ थोड़ा सा मेज उगा पाते हैं जो कि उसकी खुद की फैमिली के भी लिए सफिशिएंट नहीं होता है. दूसरी स्टोरी न्यूजीलैंड में रहने वाले पीटर की है. अब न्यूजीलैंड को शीप रियरिंग का हब माना जाता है ना. तो वो लोग शीप रियर करते हैं और उनकी एक फैक्ट्री भी है, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. तो जब पीटर स्कूल से आता है तो वो देखता है कि उनके अंकल शीप संभाल रहे होते हैं. उनका एक बड़ा सा शीप यार्ड है जो कि ग्रास लैंड में है, घास से भरे मैदानों में है. उससे कुछ ही दूरी पर हिल स्टेशंस भी हैं. वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कई सारे वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं और मतलब उन लोगों की सिचुएशंस काफी अच्छी हैं. तो आप देख लीजिए पीटर और माम्बा की लाइफस्टाइल में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना. वहाँ की लैंड की वजह से सॉइल, एनिमल्स, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वाटर और टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से इन दोनों की लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा डिफरेंट है ना. तो कैसे और इन रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है, आइए आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे. आप ये देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है. टोटल जो वर्ल्ड में लैंड है वो है 100% ना. लेकिन जो दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के 90% लोग सिर्फ 30% लैंड एरिया पर ही रहते हैं. मीन्स जो पूरे वर्ल्ड में जो 100% लैंड है उसका सिर्फ 30% लैंड है. उसमें बहुत सारे 90% लोग उतने ही 30% लैंड एरिया पर रहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, वो जो 70% लैंड एरिया है वहां पे या तो बहुत ही कम लोग रहते हैं या फिर रहते ही नहीं है ना. और इस 30% पे कितनी ज्यादा घनी आबादी होगी. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से है. बहुत ही हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया पर लाइफ मुश्किल होती है, डेजर्ट एरिया पर लाइफ मुश्किल होती है. तो ऐसे ही कई सारे फैक्टर हैं. आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. लैंड ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड. जितना भी अर्थ की सरफेस है, हमारी पूरी अर्थ ऐसी गोल है ना, तो इस पूरी अर्थ का सिर्फ 30% एरिया, ये मान लीजिए 30% एरिया है, सिर्फ इतना ही लैंड है. बाकी का ये 70% क्या हो गया. जब सिर्फ 30% एरिया लैंड है तो 70% एरिया वाटर हो गया है ना. और लैंड क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हम लोग रहते भी लैंड पर हैं, एग्रीकल्चर भी लैंड पर ही होता है, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब भी लैंड पर ही है. तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. प्लेन्स, रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन एरिया होते हैं यानी मैदानी एरिया, जो रिवर वैलीज होती हैं यानी घाटियां, नदी घाटी, वो क्योंकि बराबर एरिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है, तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लैंड होता है. अब जहाँ पे फसलें ज्यादा उगेंगी वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा ना, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे. भाई वहां पे आसानी से हमें खाना, हर तरीके का खाना आसानी से मिल जाएगा, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो वो वाला एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, वहां ज्यादा लोग रहते हैं.
जबकि जो डेजर्ट एरिया है या बहुत ही हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लैंड का हम कई सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट्री में भी करते हैं, माइनिंग, ये सब जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, कई सारी चीजें माइनिंग के द्वारा निकाली जाती है ना, तो वो भी लैंड से। बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी लैंड पर ही है ना, तो ये सारे लैंड के यूज हैं। हालांकि ये बात आपको पता होगी, लेकिन मैंने लिख इसलिए दिया है क्योंकि आपकी बुक में एक अलग से ही लैंड यूज पे हेडिंग दी हुई है, तो आपको ये चीज समझना जरूरी है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, अब लैंड का किस तरीके से यूज करना है, ये चीज किस बेसिस पे मतलब तय की जाती है कि हाँ ये वाली जो जमीन है ये खेती के लिए अच्छी है, ये वाली माइनिंग के लिए अच्छी है और यहाँ पे हम रोड बनाएंगे। तो ये चीज कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स, लाइक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, मतलब जो एरिया है वो मैदान है, पठार है, पर्वत है, क्या है, वो होता है टोपोग्राफी। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल फर्टाइल होगी तो वो खेती के लिए अच्छी होगी, है ना। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, आपने साइंस में चैप्टर 1 में क्रॉप में पढ़ा होगा, ये क्लाइमेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि वो कैसे हमारी क्रॉप को अफेक्ट करता है। मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लैंड के यूज के लिए। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स है। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन। भाई अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे हम फॉरेस्ट्री तो नहीं कर सकते ना, अगर हम वहां पे फॉरेस्ट्री कर देंगे तो फिर जो ये घर है, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब कहाँ बनेंगे। तो पॉपुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड टेक्नोलॉजी भी। अब टेक्नोलॉजी कैसे, मान लीजिए आपने सोचा कि हमें इस जमीन पे माइनिंग करनी है, लेकिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं पाई है कि आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हों कि आप माइनिंग कर सको, तो आप कर पाओगे नहीं। तो इसीलिए ये पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लैंड का हम कैसे यूज करेंगे। अब लैंड को जनरली एक वाइड एरिया में 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है, एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कम्युनिटी लैंड। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्राइवेट लैंड, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो निजी जमीन होती है, यानी किसी एक इंडिविजुअल की जमीन होती है, कहते हैं ना कि ये वाली जमीन मेरी है, खरीद लेते हैं जमीन और उसका यूज हम पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए या अपना कुछ भी बनाने के लिए, ठीक। और जो कम्युनिटी लैंड कहते हैं ना, जो किसी का नहीं वो सबका है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। अब देखिए प्राइवेट लैंड का आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी एक इंसान की बाग, वो उसकी खुद की बाग है, वहां पे जितने भी पेड़ लगे हैं, जितने भी उन पेड़ों पे आम होंगे, वो सब उसी इंसान के हैं जिसकी वो बाग है, ठीक है। अब जो कम्युनिटी लैंड है वो आप, मैंने अभी क्या बताया, जो किसी का नहीं वो सबका, उसी तरीके से मतलब एक कोई जगह पड़ी हुई है, वो किसी एक इंसान की नहीं है, तो वो वहां पे रहने वाली पूरी कम्युनिटी की है। वहां पे जितने भी लोग होंगे वो सब उसका यूज करेंगे। कुछ लोग चारा इकट्ठा करेंगे वहां से, कुछ लोग वहां के फल खाएंगे, कुछ लोग नट्स इकट्ठा करेंगे या मेडिसिनल हर्ब्स वहां से ले लेंगे। तो जो मतलब एक कॉमन कम्युनिटी जिसका यूज करे, वो होता है कम्युनिटी लैंड। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। आपकी बुक में अब एक टेबल बनी हुई है कि डिफरेंट कंट्रीज में किस चीज के लिए लैंड का कितने % यूज किया जाता है, तो वो टेबल आप देख लीजिएगा। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट।
आपको पता ही है कि आजकल क्या हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कहीं सॉइल इरोजन हो रहा है, कहीं की जो जमीन है वो डेजर्ट हुई जा रही है, या कहीं कुछ, मतलब ये जो नेचुरल आपदाएं हैं ये बहुत आ रही हैं। ये सब एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और जो लैंड है, टोटल जो लैंड है अर्थ पे, वो तो 30% ही है ना। और उसमें से भी, उस 30% में से भी हम लोग सिर्फ एक बहुत ही स्मॉल एरिया पे हम लोग रहते हैं। तो मतलब रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। तो देखिए ना, जितना भी रूरल एरिया है उससे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है ना। मतलब जंगल वंगल तबाह किए जा रहे हैं, और अब लोगों की मतलब जरूरतें पूरी करनी है तो जंगल हम लोगों ने काट दिए। जंगल काट दिए तो जंगली जानवर सब कहाँ जाएं, वो भी मरने लगे धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, हम लोग एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करते चले गए, है ना। खेती, हर जगह खेती, जंगल काट दिए, खेती, तो वहां पे जो सॉइल होगी ना वो भी तो डिप्लीट हो रही है। और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, इन दो वजहों से। और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री बना रहे हैं, कहीं बिल्डिंग्स बना दी। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। ये जो ये इतनी नेचुरल डिजास्टर्स आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं ना, कहीं पे पूरा बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ रही है, इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग ही उसका बराबर जो है पूरा रिसोर्सेस को खत्म करते जा रहे हैं, रिसोर्सेस को इतना ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अब लैंड रिसोर्सेस का कंजर्वेशन की नीड क्यों है, ये मैंने बताया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मीनिंग होता है जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड परफेक्ट है, वो वाला। दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए, जरूरत किसकी? हमारी। नुकसान किसने पहुंचाया? हमने। तो हमारी गलती सुधारेगा कौन? हम खुद। तो अब हमें ये लैंड रिसोर्सेज या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। एफॉरेस्टेशन। अब देखिए यहाँ पे ए लगा है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना, प्लांटेशन करना, ये एफॉरेस्टेशन होता है। अगर यहाँ पे डी लगा होता, डिफॉरेस्टेशन, तो मतलब फॉरेस्ट या प्लांट्स काटना। तो हमें क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मीनिंग होता है इम्प्रूवमेंट या फिर रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार करने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है? जैसे जो जहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है वहां पे ऑर्गेनिक चीजों को, अगर हमें पता है ना कि जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं वो मैन्योर बना देती हैं, हमें फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर का यूज करना, प्लांटेशन करके, तो इन सारी चीजों से हम लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत कम से कम यूज करना। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को कम करना, रोकना। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं। आप अपने स्तर से सोचिएगा क्या कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक लैंडस्लाइड के बारे में मतलब बताया गया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या होता है, क्योंकि इधर लैंडस्लाइड बहुत बढ़ भी गए हैं ना। इट इज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री। डेब्री मीन्स मलबा, और अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी मास मूवमेंट, यानी बहुत सारी रॉक का जो मलबा है या बड़ी बड़ी रॉक्स हैं एक साथ पूरा बहुत तेजी से गिरने लगे, या फिर अर्थ जो होती है वो टूट टूट करके, मतलब पहाड़ के टुकड़े खूब बड़े बड़े से और स्लोप से, ढलान से बहुत भारी मात्रा में नीचे गिरने लगे, वो होता है लैंडस्लाइड, है ना। कई बार ये बाढ़ के साथ या अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनो इरप्शन, हैवी रेनफॉल, इन सारी चीजों के भी साथ साथ ये लैंडस्लाइड होने लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पंजी विलेज में भी एक बहुत बड़ा सा लैंडस्लाइड आया था, जिसमें
हिंदुस्तान तिब्बत रोड डैमेज हो गई थी, 200 मीटर तक पूरी रोड डैमेज हो गई। अब आप समझिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा वहां पे। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, कई सारे लोग भी मर जाते हैं। कई बार गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, पहाड़ सरक गया, अब जो है पूरा मतलब पूरी गाड़ियां सब खाई में चली गई, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इससे मिटिगेशन मैकेनिज्म, इस जो लॉस है या ये जो ये रिस्क है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। हजार्ड मैपिंग। हजार्ड मैपिंग मीन्स मतलब जहां जहां पे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पे घर बनाने से रोके। वहां पे जो लोगों का मूवमेंट होता है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए। मतलब एक निर्धारित कर देना चाहिए कि इतने लोगों से ज्यादा एक साथ वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके का हम कुछ कर सकते हैं। या जब मौसम खराब हो तो वहां जाने से बचें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल क्या होती है? जैसे कोई पहाड़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी रॉक्स हैं, है ना, तो यहाँ पे एक बड़ी सी और बहुत मजबूत सी एक दीवार बना देना। तो ये दीवार जो है ये इसको रोके रहेगी। मतलब ये जो ये रॉक है बड़ी बड़ी सी, इनको रोकने का काम करेगी, ये बांधे रखेगी। ये भी कई बार काफी हद तक हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। इंक्रीज वेजिटेशन कवर। आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन को बांधे रखने का काम करती है, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट इज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। पहाड़ों पर स्पेशली जब बारिश होती है ना, तो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो बारिश का पानी कैसे निकले, कहाँ से जाए, तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है। वरना आपको पता ही है कि माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड्स अक्सर होते ही रहते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है रिस्क को कम करने के लिए। अब देखिए, लैंड तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं सॉइल। आपको लगता होगा ना कि लैंड और सॉइल डिफरेंस क्या है, एक ही बात है, लेकिन लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है। अब आप देखिए क्या होती है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ पे जो एक कवरिंग होती है, अर्थ के ऊपर समझ लीजिए आप एक लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की। कई सारे ग्रेन टाइप के उसमें होते हैं, छोटे छोटे, तो पार्टिकल टाइप के होते हैं। वो थिन लेयर जो होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, वही सॉइल होती है। ठीक है, समझ आ गया ना कि अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, उसे ही हम सॉइल कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल किसकी बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें, इसी वजह से सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी सॉइल में ही होते हैं। एंड वेदर्ड रॉक्स। ये वेदर्ड रॉक्स का मतलब जो रॉक के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, फाउंड ऑन द अर्थ। ये तीन चीजें होती हैं मेनली, जिनसे मिलकर के सॉइल बनी हुई होती है। अब वेदरिंग क्या होता है? अब देखिए, ये वो वाला वेदर नहीं है। इस वेदरिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो रॉक का जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको सड़ाना, जिससे वो क्या हो जाए? फर्टाइल बन जाए, ऑर्गेनिक मैटर, खाद बन सके या सॉइल बन सके, है ना। तो ऐसा होता कैसे? टेम्परेचर चेंजेस, प्रेशर, फ्रॉस्ट एक्शन और हम लोगों की एक्टिविटीज या प्लांट्स की एक्टिविटीज, इन सारे रीजंस की वजह से वेदरिंग होती है। वेदरिंग देखिए सॉइल फॉर्मेशन में एक मतलब स्टेप है सिर्फ। जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, उसे हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आपने ई से पहले ए कर दिया ना, तो उस वाले पीडोजेनेसिस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म हैविंग लार्वल कैरेक्टर्स। तो मतलब पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो सॉइल फॉर्मेशन वाला पीडोजेनेसिस होता है वो सिर्फ पीई होता है।
तो आइए अब हम सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है सॉइल की डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, उसकी हम स्टडी कर लेते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है ना? ये जो बहुत पतली सी और डार्क कलर की लेयर होती है सबसे ऊपर की, ये ऑर्गेनिक मैटर से रिच होती है। तो ये टॉप सॉइल है और इसमें ह्यूमस होता है। ये जो डार्क कलर की लेयर है इसी को ही हम ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। ये टॉप सॉइल है और इसी पे ही सारे प्लांट्स या ग्रास, वो सब वेजिटेशन है, वो सब इसी लेयर पे होता है, ठीक है। और ये जो ये सेकेंड लेयर है इसे सब सॉइल कहते हैं। इसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, इन सब का ये मिक्सचर होती है सब सॉइल। अब ये जो ये आप थर्ड लेयर देख रहे हैं ये है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी कि रॉक जो टूट टूट करके टुकड़ों में हो गए हैं या जो डिके हो करके वेदर्ड रॉक है, वो है सारी। अब यही धीरे धीरे वेदर्ड रॉक और ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और एक्टिविटीज की वजह से क्या हो जाएगी, यही जाकर के ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे और ऊपर आ जाएगी, है ना। और फिर वो जाके और ऊपर जाएगी, जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर गिरेगा, वो सड़ेगा तो वो ह्यूमस बना लेगी। तो धीरे धीरे नीचे से ही सॉइल बनती है। ये आप देख रहे हैं, ये रॉक के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना, तो ये है पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक है। अब आपको सॉइल प्रोफाइल समझ आ गई होगी। सॉइल प्रोफाइल का मीनिंग ये होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। कितना लंबा टाइम लगता है, तो आप समझ गए होंगे कि सॉइल बनने में काफी लंबा वक्त लगता है। तो इसीलिए ये बहुत, इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। इन्हें डिप्लीट नहीं करना चाहिए, इनका वाइजली यूज करना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा कि सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम पीडोजेनेसिस कहते हैं, है ना। और वेदरिंग उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसी है, उसका नेचर, ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये 2 तो मेजर फैक्टर है और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम मेजर फैक्टर्स देख लेते हैं। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक का नेचर क्या क्या डिटरमाइन करता है? कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल परमिएबिलिटी, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है? नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसी है, ठीक है। सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर है और रेनफॉल है। ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये वेदरिंग की रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर प्रॉपर मिल गया, प्रॉपर रेनफॉल हुई तो वेदरिंग जल्दी जल्दी होगी, है ना। गीली सॉइल आसानी से टूट जाती है, डिके आसानी से होगी। सूखी सॉइल को डिके होने में टाइम लगता है। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन को भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मीन्स हमने बताया था स्थलाकृति कि पर्वतीय एरिया है, पठारी है, मैदानी है, ये चीजें होती है टोपोग्राफी। अल्टीट्यूड्स एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब आप खुद ही ये चीज समझ सकते हैं, अगर कोई चीज ढलान पे है ना, कोई चीज ढलान पे तो ऊपर से जो रॉक की वेदरिंग होगी वो सारा जो वेदर्ड रॉक मटेरियल होगा कहाँ जाएगा? नीचे वैली वाले एरिया में, है ना। तो उसका एक्यूमुलेशन निचले एरिया में ज्यादा होगा अल्टीट्यूड की अपेक्षा। तो ये चीज टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा हमें पता है, जो भी प्लांट्स, जितनी भी वेराइटी ऑफ प्लांट्स वो सब फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। और फौना के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स हैं वो सब फौना के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं ना तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोरा से आप फ्लावर याद रख लो। फ्लावर और फ्लोरा की स्पेलिंग कुछ सिमिलर सी है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब फ्लोरा होते हैं। फौना एनिमल, तो ये जो है फौना एनिमल की वेराइटीज होती है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वही तो डिके होकर के ह्यूमस बनता है ना। तो उसको कौन करता है? डिके कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनकी अवेलेबिलिटी उस पेरेंट मटेरियल में कितनी है ना, उस जगह पे कितनी है। अगर ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो आसानी से डिके कर देंगे और वो ह्यूमस फॉर्मेशन की रेट
ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे सॉइल जो पेरेंट रॉक है वो टूट टूट करके उसकी वेदरिंग होती जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पेरेंट रॉक वाली जो लेयर है वो कम होती जाएगी और जो वेदर्ड रॉक वाली मटेरियल है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वो सब सॉइल वाली लेयर थी, मैंने आपको बनाकर दिखाया था ना, एक मैंने जैसे तरबूज का पीस नहीं काटते हैं उस तरीके से मैंने सॉइल को ऐसे कट करके उसकी सॉइल प्रोफाइल दिखाई थी। तो वही, तो उसी में ही जो लेयर्स की थिकनेस है वो टाइम पे डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को ही जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और ये सबसे बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल, ये सब टाइप्स जो है इंडिया में बेसिकली मतलब इतनी टाइप्स की सॉइल पाई जाती है और इनके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। बेटा आपको कभी कभी ये लगता होगा ना कि जब आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ करके पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इतने सारे नोट्स बनाने की क्या नीड है। ये आपकी क्लासेस है ना, ये बेसिक क्लासेस है, ये आपका बेस डेवलप करती हैं। आगे जब आप कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो इन्हीं चैप्टर से बहुत डीपली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और तब जो है आपको यही बुक्स दोबारा से ना पढ़नी पड़े, इसलिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब जब सॉइल इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसका हम लोग इतना ज्यादा यूज कर डालते हैं कि उसको डिग्रेड कर देते हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन के साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं और क्या कॉज कर देते हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लीशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जो सॉइल की फर्टाइल लेयर है, जो अपर लेयर है, उसका बह जाना या उड़ जाना, उसका कटान, वही होता है सॉइल इरोजन। और सॉइल डिप्लीशन का मतलब भी होता है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म होना, उसको उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सब डिप्लीट कर लेना, एक्सप्लॉइट कर लेना। ठीक है, तो अब फैक्टर्स क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ये जो फॉरेस्ट है ये सब हम लोग गायब करते जा रहे हैं ना, इतना ज्यादा पेड़ पौधे काटते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी खत्म होते जा रहे हैं ये प्लांट्स। रेन वॉश, बारिश के पानी के साथ साथ कई बार जो फर्टाइल लेयर है वो बह जाती है, तो ये भी एक। और लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से तो पता ही है कैसे होता है। फ्लड्स में भी जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो बह जाती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ये सब सॉइल की फर्टिलिटी को डिप्लीट करते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। और वो ये वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये पॉइजनस भी होते हैं कई बार। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, आपकी बुक में कई सारे मेथड्स दिए हैं, इन्हें आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि हर एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कोई भी मेथड इसमें से पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज मल्चिंग। देखते हैं मल्चिंग क्या होता है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं ना, कई बार आप नर्सरी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको कई बार ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि स्ट्रॉ है या फिर लीव्स हैं उनसे ढक दिया जाता है। कई बार जंगलों में भी ऐसा किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर रहती है। सॉइल की मॉइस्चर रिटेन करने के लिए ये किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो मॉइस्चर को खत्म नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर का मीनिंग होता है कर्व। ठीक है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड कॉन्टूर बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में अक्सर क्या होता है कि कई जगह पे पैरा बिछा दिया जाता है ना, या फिर जो सूखी हुई घास होती है वो बिछा दी जाती है, वो लगा दी जाती है, या फिर
खेत के आसपास क्या होते हैं, स्टोन्स का एक बैरियर बना दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे पानी बह नहीं पाता है ना। और पानी के साथ में जो फर्टाइल सॉइल है वो भी नहीं बहेगी, मिट्टी का कटान बचेगा और उसमें जो है फार्मिंग करने में आसानी रहती है। मैं आपको यहाँ पे बनाकर भी बता देती हूँ। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई कॉन्टूर है, मीन्स हल्का सा कर्व्ड एरिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टोन्स का एक बैरियर बना दिया, पूरा स्टोन्स का बैरियर बना हुआ है, ठीक है, ये बैरियर बना है। और यहाँ पे इस एरिया में कोई क्रॉप ग्रो कर दी, यहाँ पे पूरी क्रॉप ग्रो की गई है। तो ये जो ये स्टोन्स का बैरियर है, यहाँ से मिट्टी के कटान को भी रोकेगा और साथ ही साथ जैसे पानी यहाँ पे फिल किया गया, खेतों में पानी भर दिया गया, तो वो पानी को भी रोकेगा। अब अगर हम सूखी घास बिछाते हैं या फिर पैरा लगा देते हैं, जैसे गांव में वो लोग करते हैं, तो वो क्या करता है, वो पानी को भी सोखे रहता है। और जब जो है पानी की कमी होती है तो उस टाइम पे भी वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। आपने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉ या ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो ऐसे ही कई सारे, मतलब जैसे यहाँ पे भी कोई क्रॉप ग्रो की हुई है, यहाँ पे भी बैरियर बना दिया। अब आप चाहे स्टोन का यूज करके बैरियर बनाइए या सॉइल का यूज करके या फिर ग्रास का या किसी प्लांट का, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, झाड़ियां होती हैं, इन सब का यूज करके बैरियर बनाया जाता है। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। जैसे ये बैरियर बना है, इसी के आगे यहाँ पे ट्रेंच में पतली सी नाली बना दी, तो उसमें क्या होगा, जो रेन वाटर होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। तो उससे खेती करने में आसानी रहेगी, पानी की कमी नहीं हो पाएगी। आप इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ। ये मान लीजिए कोई खेत है, यहाँ पे क्रॉप ग्रो की गई है, ये ट्रेंच है, इसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा, बारिश होगी तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा तो वाटर इसमें कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बैरियर बना हुआ है, मान लीजिए मैंने स्टोन्स का बैरियर बनाया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स का बैरियर बनाया है, कॉन्टूर बैरियर, यहाँ पे कर्व पे मैंने बैरियर बनाया है और यहाँ पे ये ट्रेंच है जिसमें वाटर कलेक्टेड है। तो इससे मिट्टी का कटान भी रुकेगा और ये पानी भी रुका रहेगा, है ना। और अगर यही जैसे गांव में मैंने बताया या पहाड़ों पे भी कई बार जो ड्राई ग्रास होती है, जैसे मैंने पैरा बताया, उसका भी अगर कॉन्टूर बैरियर बनाया जाता है तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन रखता है ना, सॉइल की मॉइस्चर को बनाए रखता है। नेक्स्ट इज रॉक डैम्स। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स सॉइल लॉस। रॉक्स एक के ऊपर रॉक्स खड़ी करके एक पाइल, एक चट्टा टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ये भी अक्सर माउंटेन एरिया में मतलब किया जाता है, जहाँ पे बहुत फ्लो के साथ में वाटर बह रहा होता है। तो वहां पे अगर ऐसे रॉक के ऊपर रॉक कर दी तो बीच बीच से थोड़ा थोड़ा पानी फ्लो करेगा ना, उसकी जो स्पीड है, वाटर की फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इससे सॉइल लॉस रुक जाता है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops। जो बहुत ही ज्यादा ढालू एरिया होते हैं, बहुत ज्यादा ढलान होती है जहाँ पे, तो वहां पे टेरेस, जैसे ये बालकनी होती है ना, फ्लैट सरफेस, तो वहां पे वो जो ढलान वाला एरिया होता है उससे छोटी छोटी टेरेस टाइप की, छोटा छोटा मतलब फ्लैट स्टेप्स बना लेते हैं, सीढ़ियां टाइप की बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे क्रॉप आसानी से ग्रो की जा सकती है और बारिश के पानी के साथ में वहां की मिट्टी का कटान भी रुकेगा, सॉइल इरोजन रुकेगा और पानी भी, जैसे हमने सिंचाई की तो ऐसा नहीं होगा कि वो सब पानी बह गया है, क्रॉप को मिला ही नहीं है, तो उसमें भी सिंचाई वगैरह में भी आसानी रहती है। मैं आपको फिगर बना के समझा रही हूँ।
जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिल एरियाज होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ की ये जो स्लोप होती है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ढलान होती है, तो यहाँ पे खेती करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो इस तरीके से टेरेस स्टेप्स बना लेते हैं। जैसे ये एक स्टेप हो गया, ये एक दूसरा स्टेप हो गया, मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी काट काट करके ऐसे सीढ़ियां टाइप की बना लेते हैं। अब ये फ्लैट एरिया मिल गया ना, तो यहाँ पे ही क्रॉप ग्रो कर दी जाती हैं। ऐसे जो स्टेप्स बना लिए जाते हैं, घरों में जो ढलान होती है ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। तो वो सीढ़ी डायरेक्टली ऐसे भी तो बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं होती है? वहां पे स्टेप्स ऐसे, वहां पे इस तरीके से फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं, है ना। ये फ्लैट स्टेप्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जिससे ये फ्लैट सरफेस हम लोग को मिल जाती है, यहाँ पे हम लोग आसानी से पैर रख रख करके चढ़ सकते हैं। तो सेम वही काम इधर भी होता है, टेरेस फार्मिंग में भी। वहां पे ऐसे ये फ्लैट स्टेप्स बना लिए जाते हैं, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा काट करके ये जो ये टेरेस या स्टेप्स आप समझ लीजिए बनाए जाते हैं। तो इससे ये जो वो फ्लैट एरिया होता है, वहां पे क्रॉप ग्रो कर दी जाती है। वहां पे क्रॉप ग्रो करने में आसानी भी होती है, मिट्टी का कटान भी कम होता है, और साथ ही साथ जैसे बारिश हुई या सिंचाई की गई तो वो पानी यहाँ पे रुक जाएगा। जब फ्लैट सरफेस मिल गया है, अब जैसे फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे पानी अगर डालेंगे तो वो रुक जाएगा, यहाँ डालेंगे तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिंचाई करने में भी आसानी रहती है, और बारिश हुई तो पानी रुक जाएगा खेत में। ऐसा नहीं है कि मिट्टी भी बहा ले गया, पानी तो बह ही गया। तो आई होप कि आपको कॉन्टूर बैरियर और टेरेस फार्मिंग में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कॉन्टूर बैरियर में हम किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं, लाइक स्टोन्स, स्ट्रॉ, या फिर जो ड्राई ग्रास, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बेटा ये सीढ़ीदार खेत है, सीढ़ीदार खेत आपने देखे तो नहीं है ना माउंटेन्स पे, तो बस वही है। मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, बट आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये सीढ़ीदार खेत हैं, जो टेरेस फार्मिंग होती है वो जब भी माउंटेन्स पे आप जाते हैं तो आपने देखा ही होगा। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मीन्स डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जैसे मान लीजिए कई सारी यहाँ पे ऐसे लाइंस बना ली, ठीक है, यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो की जाएगी, इस वाली लाइन में कोई और क्रॉप ग्रो की जाएगी। जैसे इसमें आज हमने क्रॉप ग्रो की है, तो इसमें आफ्टर 2 वीक्स ग्रो करेंगे। इसमें किसी और चीज की क्रॉप किसी और मतलब कुछ और टाइम बाद ग्रो की जाएगी, मतलब डिफरेंट टाइम पे। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की हैं, तो डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया तो वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता रहेगा, है ना, तो सॉइल में नाइट्रोजन की भी मात्रा बनी रहेगी। इस वाली क्रॉप को मान लीजिए सल्फर ज्यादा चाहिए, अगली वाली को फास्फोरस ज्यादा चाहिए या पोटेशियम ज्यादा चाहिए। तो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बने रहेंगे, और डिफरेंट टाइम पे ग्रो करने से क्या होता है, जैसे ये वाली हमने आज ग्रो की है, ये 4 to 5 मंथ्स बाद हमने काट ली, लेकिन ये वाली हमने बाद में ग्रो की थी तो ये वाली लगी रहेगी। इससे क्या होगा, वो मिट्टी एकदम खाली तो है नहीं, है ना, तो बारिश भी होगी तो ये मिट्टी बहेगी नहीं, इसमें कोई ना कोई क्रॉप लगी है तो वो रुकी रहेगी। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। जो कोस्टल या फिर ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे एक लंबी सी रो में ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कोस्टल एरियाज में हवाएं बहुत तेज चलती है ना, देखिए इतनी तेज हवा चल रही है, वहां पे अगर हमने प्लांटेशन कर दिया है, खूब सारे ट्रीज को प्लांट कर दिया है एक लाइन से, तो क्या होगा, वहां की मिट्टी को
जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो बांधे रखेंगी, है ना। तो वहां के जो सॉइल कवर है वो प्रोटेक्ट रहेगा, सॉइल की लेयर उड़ करके नहीं चली जाएगी, मतलब मिट्टी का कटान रोकती है। नेक्स्ट इज कॉन्टूर प्लाइंग। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं अभी सारे डायग्राम्स आपको दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लाइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। देखिए, कॉन्टूर का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कर्व। तो ये जो ये कर्व है ना, इसके पैरेलल ही ऐसे प्लाव कर दिया जाता है, उससे खांचे बन जाती हैं कुछ। अब ये खांचे बन गई हैं, ऐसे ही करके हर जगह खांचे बना दी जाती हैं, जिसको फरो या रेजेस बोलते हैं। तो क्या होगा, ये वाटर के फ्लो को जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इससे अब जैसे पानी है, खांचे जो नालियां बनाई जाती हैं वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती हैं ना, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, ये जो ये खांचे बनी हुई हैं, इनमें से वाटर होकर के आराम से चला जाएगा। इससे जो सॉइल का कटान है वो भी बचेगा और वाटर का फ्लो भी कंट्रोल होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक सॉइल के कटान को रोकने का एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ये भी मोस्टली हिल एरिया पे या जहां भी कर्व होता है या हल्का भी स्लोप होता है तो वहां पे इस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने अलग अलग मेथड्स क्यों हैं बेटा, लैंड फॉर्म कितना अलग अलग है ना, तो लैंड फॉर्म के हिसाब से कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है ये चीज देखनी पड़ती है। आइए अब एक बार हम ये सारे मेथड्स को डायग्राम के साथ में रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है मल्चिंग, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। मैंने मल्चिंग में बताया था, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके आसपास जो भी जगह खाली होती है उस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉ का मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें स्ट्रॉ का यूज किया गया है और उस स्ट्रॉ से पूरी आसपास की जो खाली जगह थी पेड़ के उसको ढक दिया है। इससे क्या होता है, सॉइल की जो मॉइस्चर होती है वो उसके अंदर रिटेन रहती है, मतलब सॉइल की नमी बरकरार रहती है। और ये जो ये प्रोसेस है मल्चिंग, ये मोस्टली कमर्शियल लेवल पे जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कोई फ्रूट की है या वेजिटेबल क्रॉप है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि उन क्रॉप्स में नमी की कमी ना हो और कम से कम टाइम में जल्दी से ग्रो हो जाए, अच्छी क्रॉप ग्रो हो, तो इसलिए इस स्टेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ढलान वाला एरिया है, तो यहाँ पे ये जो ये आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, यहाँ पे बैरियर बनाने के लिए किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्टोन का यूज करते हैं या फिर कई बार घास का यूज करते हैं, जो सूखी हुई ड्राई ग्रास होती है, तो जिसे पैरा कहते हैं हिंदी में। तो इन चीजों का यूज करके कॉन्टूर्स पे यानी कर्व्स पे एक बैरियर बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का कटान रुक जाएगा, वाटर भी यहाँ पे रुक जाएगा और क्रॉप ग्रो कराने में आसानी रहेगी। ये आपने गांव में भी देखा होगा कि वो लोग ड्राई ग्रास का यूज करते हैं कॉर्नर्स पे, है ना। तो इससे वाटर भी रुक जाता है, वाटर भी कंजर्व होता है, क्रॉप को वाटर मिल पाता है प्रॉपर मात्रा में। अगर ये बैरियर्स ना बने होते तो वाटर पूरा स्लोप के थ्रू निकल जाता ना, वो रुकता ही नहीं, तो क्रॉप को वाटर भी नहीं मिल पाता और दूसरा मिट्टी का कटान भी रोकता है। ये देखिए, वो मैंने एक लाइन डायग्राम दिखाया था, ये कॉन्टूर बैरियर्स का रियल इमेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैरियर बनाए गए हैं, है ना, ग्रास का यूज करके बैरियर बनाए गए हैं, बीच में क्रॉप ग्रो की गई है। ग्रास की जगह पे स्टोन का भी यूज किया जाता है बैरियर बनाने के लिए, कई सारी चीजों का यूज करके बैरियर्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये रॉक डैम है। रॉक डैम में क्या होता है कि जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं या रॉक होती हैं, उनको एक के ऊपर एक पाइल अप कर दिया जाता है। तो इससे जो पानी का बहाव होता है उसे स्लो डाउन करते हैं ना। पानी का बहाव कम कर देने से क्या होगा, पानी का बहाव कम कर देने से मिट्टी का कटान रुक जाएगा, है ना, मिट्टी का कटान कम हो जाता है। तो ये रॉक डैम्स भी
सॉइल को कंजर्व करने का एक मेथड है। ये इमेज है टेरेस फार्मिंग की, मींस सीढ़ीदार खेत। ये आपने देखा होगा जब भी आप माउंटेन या हिल एरिया पे जाते तो वहां पे आपने सीढ़ीदार खेत बहुत सारे देखे होंगे। वहां पे क्योंकि फ्लैट लैंड होता नहीं है तो वहां पे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही जीने टाइप के बनाए जाते हैं, सीढ़ियां बनाई जाती हैं, और वो फ्लैट सरफेस, ये थोड़ी थोड़ी फ्लैट सरफेस जो मिल रही है ना, इसी पे ही क्रॉप ग्रो कराते हैं। तो उससे क्रॉप्स आसानी से ग्रो करने में थोड़ी आराम भी हो जाती है और सिंचाई करने में या उनको पानी भी प्रॉपर मात्रा में दिया जा पाता है। ये है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। कॉन्टूर बैरियर में बैरियर्स बनाए जाते हैं किसी भी चीज का यूज करके, लाइक स्टोन्स है, ड्राई ग्रासेस हैं, और ये सीढ़ीदार खेत में टेरेस, जीने बनाए जाते हैं, है ना। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरक्रॉपिंग की है। इंटरक्रॉपिंग मैंने क्या बताया था, कई सारी रोज होती हैं और हर रो में अलग टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है, अलग अलग टाइम पे ग्रो की जाती है। उससे क्या होता है, जैसे ये वाली क्रॉप मान लीजिए, ये फर्स्ट क्रॉप है, इसकी हमने कटाई कर ली, इसका कटाई का टाइम आ गया, तो ये वाली तो कटाई कर लेंगे, ये वाली जगह खाली हो गई, लेकिन अगली जो जगह पे क्रॉप ग्रो की गई है वो दूसरी है, दूसरे टाइम पे हमने ग्रो की है, तो वो तब तक लगी रहेगी, वो सॉइल को कंजर्व करेगी। और दूसरा एक ये भी बेनिफिट होता है कि इसको किसी और न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा चाहिए, दूसरी वाली क्रॉप को कोई और न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इससे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन है, वो कम हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस एक बना रहता है, बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो ये भी सॉइल के लिए अच्छा होता है मेथड। आई होप आपको इमेज क्लियर दिख रही होगी। ये देखिए, ये शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट मैंने बताया था कोस्टल एरिया या जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे ऐसे लाइन से ट्रीज लगा दिए जाते हैं। तो जब पेड़ लाइन से लग जाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब तेज हवाएं चलेंगी तो तेज हवाओं के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। पेड़ क्या होते हैं, वो हवाओं के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा रोक भी कम कर देते हैं हवाओं के मूवमेंट को। इससे जो ड्राई एरिया की जो सॉइल है वो उड़ेगी नहीं, सॉइल उड़ करके जो ऊपर की टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर वो उड़ जाएगी, वो चली जाएगी दूसरी जगह, तो फिर वो फर्टाइल नहीं रह जाएगी ना। तो ये पहली बात तो विंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है शेल्टर बेल्ट, और ये कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन्स में बहुत हेल्पफुल होता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है कॉन्टूर प्लॉइंग की। तो इसमें क्या मैंने बताया था, वो जो कॉन्टूर्स होते हैं यानी जो कर्व होते हैं उन्हीं के ही पैरेलल ऐसी रिजेस बना दी जाती हैं, रिजेस एंड फरोज। तो ये जो ये खांचे बनी हुई हैं इसमें से होकर के वाटर जाएगा, तो वो क्या करेगा, वाटर के फ्लो को जो है स्लोप से जब वाटर गिरेगा नीचे की तरफ तो उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, उसके फ्लो को कम कर देगा। तो वो सॉइल का कटान भी रोकता है और साथ ही साथ वाटर का फ्लो भी कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, इसमें आप देख पा रहे होंगे। इसको आप टेरेस फार्मिंग से कंपेयर मत करिए, क्योंकि इसमें क्या है, टेरेस फार्मिंग में हम जो जीने बनाते थे टेरेस पे, वहां पे क्रॉप ग्रो करते थे, है ना, फ्लैट एरिया मिल जाता था उससे। और यहाँ पे ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो फ्लैट एरिया है यहाँ पे रिजेस एंड फरोज बनाई है ना, प्लॉइंग का यूज करके रिजेस एंड फरोज बनाई है, तो वो वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तेजी से वाटर जब बह नहीं पाएगा स्लोप से नीचे की तरफ तो मिट्टी का कटान भी रुकेगा, इससे सॉइल का कंजर्वेशन भी होगा। आई होप आपको ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।